नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम गढ़ की लड़ाई में आपका स्वागत है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीटों के उपचुनाव पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव और रामपुर सीट मोहम्मद आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और दोनों ही विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। और ऐसे में ये दोनों संसदीय सीटें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सियासत के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं। आजमगढ़ में अखिलेश की साख दांव पर है, तो वहीं रामपुर में एसपी की जीत ही आजम खान की पार्टी में भविष्य तय करने वाली साबित होगी। आजमगढ़ उपचुनाव बना सम्मान की लड़ाई। अखिलेश के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी बीजेपी। आजमगढ़ में दो मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। कौन जीतेगा आजमगढ़ का दंगल? आपने जिसे चुना उसने आपको ठगा। जिसे आप चुनते थे वह विकास तो नहीं करा पाए, और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। काशी की तर्ज पर चमक जाएगा आजमगढ़। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास के पथ पर दौड़ेगा आजमगढ़। कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आजमगढ़ में इस बार खिलेगा कमल। सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। आजमगढ़ में चलेगा सियासी बुलडोजर। योगी का आजमगढ़ पर स्ट्राइक, एसपी बौखलाई। अखिलेश के गढ़ में योगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़, आज सीएम योगी ने वहां पर हुंकार भरी। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रविवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी पर जमकर हमला बोला। भारत माता की वंदे। आजमगढ़ उपचुनाव की जंग। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। सीएम ने कहा कि पहले सरकारें जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा देती थी। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ जनता को दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के विकास को लेकर सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया। यह आजमगढ़ के विकास में रीढ़ साबित होगा।
और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर। आजमगढ़ की पहचान का संकट खत्म है। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पूर्व आजमगढ़ के लोगों को कहीं बाहर कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आजमगढ़ को आतंक का गढ़ नहीं कहा जाता। राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की पहचान के संकट को खत्म करेगा। मैं आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएगा। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। चुनाव के वक्त नजर आए नेता। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा। कहा कोरोना काल में आपके सांसद आपके बीच नहीं आए, चुनाव का वक्त आते ही नजर आने लगे हैं। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहाँ के सांसद कोरोना कालखंड में यहाँ का हालचाल लेने के आए थे क्या? वे सांसद थे ना? वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। आजमगढ़ उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपने नेता को जिताने के लिए कमर कस ली है। आजमगढ़ के रण में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। उन्होंने आजमगढ़ में आज 2 बड़ी सभाएं की और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर आजमगढ़ की जनता से निरहुआ को एक मौका देने का यहां पर अपील की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले यहां से एक दलित युवक को टिकट दिया, फिर उसका अपमान किया और अंत में समाजवादी पार्टी ने वो टिकट उठाकर अपने परिवार के एक सदस्य को दे दिया। सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जाहिर बात है कि आधे घंटे तक हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी ने भी इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन चुनावी दिग्गज मानते हैं कि यहां का इतिहास रहा है कि जो भी पार्टी M22 समीकरण को साधने में कामयाब होती है वही इस सीट पर फतह हासिल कर सकती है। क्या बड़े चुनाव में बीजेपी की बुरी हार का हिसाब छोटे चुनाव में बराबर कर पाएंगे निरहुआ? चाहे जितना जोर लगा ला। वोट बैंक के साथ एसपी के मजबूत वोट बैंक यादवों में भी सेंधमारी कर सके, लेकिन क्या उनके लिए ये सब आसान होगा? कि जब आप छोड़ के चले गए तो आपको पूर्वांचल में कोई नहीं, बिहार के ही लोगों को यहाँ भेज दिया। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नाम है इनका समाजवादी पार्टी, असलियत इनकी ये है कि ये है परिवारवादी पार्टी। बीजेपी ने आजमगढ़ से फिर एक बार निरहुआ को बहुत सोच समझकर उतारा है। निरहुआ यादव बिरादरी के हैं। इस जाति के मतदाताओं की आजमगढ़ में संख्या करीब 3.5 लाख है। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जैसे कद्दावर नेता के सामने निरहुआ का कद छोटा पड़ गया और आजमगढ़ के यादवों ने अखिलेश का साथ दिया। आजमगढ़ में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें करीब 3.5 लाख यादव और 3 लाख मुस्लिम और दलित वोटर हैं। बाकी अन्य जाति के हैं। दलित वोटरों में ज्यादा संख्या मायावती के कोर वोटर जाटवों की है। धर्मेंद्र जी, प्रचार चल रहा है, क्या माहौल है? बहुत शानदार है, आप स्वयं देख रहे हैं। और ऑलरेडी आजम खान साहब ने ये गढ़ बरकरार रहेगा इस बार भी? बिल्कुल, आजमगढ़ की महान जनता की दुआओं से, आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग और समर्थन से ये हमारा गढ़ था, पार्टी का गढ़ है और पार्टी का गढ़ रहेगा। एक आखिरी सवाल, उनके पास
निरहुआ है, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, अमरपाली दुबे है, आपके पास क्या है? हमारे पास पॉलिटिकल लोग हैं, समाजवादी पार्टी की सोच है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है, आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद है, आदरणीय आजम साहब जैसे शानदार लीडर की दुआएं हैं मेरे पास, इसलिए कोई चिंता नहीं है समाजवादियों को। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी जिले के एक और प्रभावशाली समुदाय मुसलमानों के साथ यादवों के जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा सीट के उपचुनाव में ऐसी तस्वीर नहीं रहेगी और फिर एक बार यादव बिरादरी का प्रत्याशी उतारकर पार्टी यादव मतों में अच्छी खासी सेंधमारी करने में कामयाब रहेगी, जिसके साथ ओबीसी की अन्य जातियां और यादवों के अलावा दूसरी बिरादरियों को वोट नहीं मिला। 2022 में भी जैसे अखिलेश के चुनाव में रहा था, हमें लगता है कि उससे ज्यादा मत से जीतेंगे। मुस्लिम समाज से आने वाले बीएसपी के गुड्डू जमाली अगर मजबूती से चुनाव लड़ गए और दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की मायावती की रणनीति कामयाब साबित हुई तो एसपी के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। आजमगढ़ में मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद है और अगर इसके एक हिस्से में गुड्डू जमाली ने सेंध लगाने में कामयाबी पाई तो नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। बीएसपी के पक्ष में समीकरण वाकई ऐसे ही बने और मुस्लिम वोटर बंट गए तो वैसे में यादव वोटों के एक हिस्से को हासिल करने के साथ बीजेपी का कोर वोट बैंक कायम रखते हुए निरहुआ आजमगढ़ में फिर एक बार कमल खिलाने में सफल हो सकते हैं। ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व महत्वपूर्ण है कि वह एक तीर से दो शिकार करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं, जिससे ये पुनः स्थापित हो जाएगा कि खासकर यूपी में भाजपा को चुनाव में पराजित करने के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोटों के लिए एसपी और बीएसपी का पहला अखाड़ा आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव ही होगा। मायावती लगातार मुस्लिमों से अपील कर रही है कि वो हाथी का साथ दें, क्योंकि एसपी का भरपूर साथ देकर भी वो बीजेपी की सरकार बनने से रोक न पाए। उनके मुताबिक दलित मुस्लिम गठबंधन ही बीजेपी को हरा सकेगा। आजमगढ़ के इस उपचुनाव का सिकंदर वही साबित होगा जो ये जरूरी होगा कि वो अपने यादव मुस्लिम गठजोड़ को कायम रखते हुए बीएसपी के दलित वोटों में ठीक ठाक सेंधमारी कर पाए। टीम न्यूज स्टेट। रामपुर सीट पर आजम खान के पसंदीदा कैंडिडेट पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला और इस कैंडिडेट के जीतने पर आजम खान के कद में तो इजाफा होगा ही, साथ ही अखिलेश और आजम खान के नए गठजोड़ पर जो तंज कसा जा रहा है उन्हें भी जवाब मिल जाएगा और शायद उनके बगावती तेवर भी नरम पड़ जाएं। लेकिन क्या एसपी के लिए ये सब आसान होगा? पुल का रण जोरदार होने की उम्मीद की जा रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से आजम खान ने बड़ी जीत दर्ज की थी। यूपी चुनाव 2022 के बाद जब उन्होंने इस सीट को खाली किया तो माना गया कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को इस सीट पर उम्मीदवार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। उनके सामने उम्मीदवार बनाए गए आजम खान के खास आसिम राजा। आजम खान ने खुद आसिम राजा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेपी के घनश्याम लोधी को भी आजम खान का खासम खास माना जाता रहा है। दरअसल रामपुर का चुनावी समीकरण आजम खान के आसपास ही घूमता रहा है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वो इस सीट पर खासा प्रभाव छोड़ते हैं। एक तरफ है किसान फरामोश दलबदलू, जो तीसरी पार्टी है बहुजन समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद किस पार्टी में जाएंगे नहीं मालूम। मैं चाहूंगा कि मैं जीतूं, राजा जीते, तुम जीतो, जमहूरियत जीते, हिंदुस्तान जीते। हालांकि इस सीट पर उम्मीदवारी को लेकर वे कई बार बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। ऐसे में ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
रामपुर से साल 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि पिछले 8 सालों में बीजेपी ने किसी भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को प्रदेश में चुनावी मैदान में नहीं उतारा। लेकिन बीजेपी ने जनवरी 2022 में एसपी छोड़कर आए पूर्व विधान पार्षद को चुनावी मैदान में उतारकर माहौल को बदलने की कोशिश की। रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों में कमल का फूल खिल रहा है। यहाँ पर सही मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सच्चे में रामराज हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि हम 2022 की लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे। रामपुर लोकसभा सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी डिसाइडर की भूमिका में होती है। लोकसभा सीट के कुल वोटरों की संख्या करीब 16 लाख है। इस लोकसभा सीट पर 50.57% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है, वहीं 45.97% हिंदुओं की जनसंख्या है। मुस्लिम वोटर ही इस इलाके में जीत का समीकरण तय करते हैं। मुस्लिमों के बीच आजम खान का अलग रुतबा है। हालांकि आज दूसरी बार 1998 और तीसरी बार 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से सफलता मिली थी। 2012 से 17 का उत्तर प्रदेश कोई नहीं भूल सकता, ना भूल सकते ना मैं भूल सकता। मुझे बड़े दंगे से शुरू होती थी बात और रामपुर की सल्तनत चलती थी। रामपुर की सल्तनत थी उत्तर प्रदेश में। जो रामपुर ने कह दिया वो गलत, जो रामपुर ने कह दिया वो सही। दोषियों को छोड़ा जाता था और निर्दोषों को जेल में भरवाने का काम ये रामपुर के ठेकेदार करते थे। लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा की। वहीं आजम खान ने पत्नी तंजीम फातिमा के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर आसिम राजा के नाम का ऐलान किया था। इसके साथ ही तय हो गया कि आसिम राजा और घनश्याम लोधी के बीच रामपुर में सीधा मुकाबला होगा। वहीं बीजेपी अपना पूरा जोर लगाती दिख रही है। एसपी को अपनी सेटिंग सीट को बचाने की चुनौती है और आजम खान का साख भी दांव पर लगा है। इसके लिए आजम इमोशनल कार्ड खेलने के साथ साथ सभी चुनावी जोड़ तोड़ करते दिख रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो गढ़ की लड़ाई की हर एक तस्वीर और जो समीकरण है वो हमने आपको बताया, लेकिन इस वक्त आजमगढ़ में सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो 19 लाख से ज्यादा मतदाता आजमगढ़ में हैं जो कि इस उपचुनाव में वोट करेंगे। यादव मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 26% यादव मतदाता यहां पर हैं, मुस्लिम मतदाता 24% हैं और यही MY समीकरण यहां पर प्रमुख तौर पर देखा जाता है। दलित वोटर्स की बात करें तो 20% दलित वोटर्स हैं। महिला मतदाता 8,08,000 हैं जो कि वोट करेंगी और पुरुष मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 9,63,000 यहां पर पुरुष मतदाता हैं। आजमगढ़ लोकसभा में अगर कितनी विधानसभाएं हैं तो बात करें 5 विधानसभा यहां पर हैं और 19 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं वो वोट करेंगे। तो 26% यादव मतदाता हैं और इसके अलावा अगर हम देखें मुस्लिम मतदाताओं की तो 24% हैं और ये MY समीकरण ही यहां पर निर्णायक के तौर पर देखा जाता है। तो अब रामपुर के समीकरणों की बात करें, चूंकि आजम खान की साख वहां पर दांव पे लगी है, तो कोला अगर हम बात करें तो 50.57% वहां पर मुस्लिम आबादी है, 45.97% हिंदू आबादी है, 16 लाख से ज्यादा मतदाता वहां पर हैं जो कि वोट करेंगे और 8,72,084 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 7,44,900 महिला वोटर्स हैं जो कि वोट डालेंगे। तो रामपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं और सुआर, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक सीट जहां पर ये विधानसभा सीट है। तो कुल 50.57% यहां पर मुस्लिम आबादी है जो कि हिंदू आबादी से ज्यादा है और ये निर्णायक वोटर्स यहां पर माने जाते हैं। तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। एक जगह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि वहां से सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, चूंकि इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का और
रामपुर में आजम खान वहां से सांसद थे और उन्होंने इस्तीफा वहां पर दिया था, तो उनकी साख भी वहां पर दांव पर लगी हुई है। अब इस दोनों चुनाव को, आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव को ठीक लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उससे पहले का हम सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि यहां पर बीजेपी कमजोर रही है पिछले अगर दोनों चुनावों की अगर हम बात करें, जो कि बड़े चेहरे वहां पर चुनाव लड़ते नजर आए थे। आजमगढ़ में अखिलेश यादव प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव जीता था, और रामपुर में आजम खान। तो गढ़ की लड़ाई में हर एक तस्वीर हमने आपको बताई, सियासी समीकरण हमने आपको बताए इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।